वंदे मातरम। कैसे हैं आप? फेसबुक लाइव रविवारीय आजकल हो रहा है और सकारात्मक भारत महा आंदोलन की शुरुआत के बारे में बताई जाएगी। बहुत जल्द इसकी शुरुआत होने जा रही है और सकारात्मक भारत आंदोलन में आप जानते हैं कि पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट चला था और अब जनवरी से सकारात्मक भारत महा आंदोलन, और उसके अंतर्गत पूरे भारत में ज़बरदस्त काम किया जाएगा। और आप जानते हैं कि आज 27 दिसंबर है, सायं 7 बज रहे हैं और एक नई ऊर्जा के साथ आज उपस्थित हैं, क्योंकि आज आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 नए जो हैं, लगभग आज 5 राष्ट्रीय सम्मान जो हैं वो घोषित हो रहे हैं आज की फेसबुक लाइव में। बहुत ही विशेष आकर्षित करने वाला है, क्योंकि हम लोग पूर्वजों और महापुरुषों का सम्मान करने की एक अनूठी परंपरा जो है वो शुरू कर चुके हैं और उसमें काफ़ी सफलता मिल रही है और उनके बारे में चर्चा की जाती है। आरजेएस के 19 ग्रुप हैं और उसके माध्यम से, और रोज़ाना हम लोग आज का इतिहास रोज़ाना नई पीढ़ी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास को जानिए और इतिहास में जो भूल चूक होता है उससे हमें सोचने समझने और सीखने का एक मौका मिलता है। तो आरजेएस की फेसबुक लाइव की शुरुआत 27 दिसंबर को 7 बजे से। अब आइए आपको आरजेएस के राष्ट्रीय जो सकारात्मक गीत है उससे शुरू करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो सरकार जगाने के लिए राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, यही तो 2 कार्यक्रम आरजेएस के राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं और इस कार्यक्रम में आप सब जुड़ते हैं। और फेसबुक लाइव करने का भी उद्देश्य है कि हम लोग जन सरोकार के मुद्दों से रूबरू होते रहते हैं। और ग्रुप में भी आप देखते हैं कि अगर किसी एक पत्रकार पे हमला जो हुआ था उसको हम लोगों ने विशेष फेसबुक लाइव करके और सरकार तक उस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की गई थी। मामला बिहार का था। तो इस तरह से हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं, और पिछली बार भी गांधी जी के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और गांधी जी को लेकर आज एक अवार्ड की भी घोषणा हुई है। तो बता दें कि गांधी जी ने जीवन पर्यंत सत्य की साधना की थी। हमारे हाथ में पिछली बार भी सत्य के प्रयोग था, जो डायमंड बुक्स के NK वर्मा जी हैं उनके द्वारा ये प्रदान किया गया है। डायमंड बुक्स द्वारा प्रकाशित ये सत्य के प्रयोग, गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो पिछले कार्यक्रम में चर्चा की गई थी गांधी जी की, और आज गांधी जी के नाम का आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया जा रहा है, आप सब की उपस्थिति में किया जा रहा है। गांधी जी ने जीवन पर्यंत सत्य की साधना की, उसके लिए सत्य ही ईश्वर का पर्याय था उनके लिए, और इसकी प्राप्ति के लिए किए गए उनके प्रयास ही सत्य के लिए किए गए प्रयोग बने। सत्य का प्रयोग किया गांधी जी ने, और फिर भी उनकी विनती थी कि उनके लेखों को प्रमाणभूत न माना जाए। उनके प्रयोगों को दृष्टांत रूप मानकर सब अपने अपने प्रयोग यथाशक्ति और यथामति करें, अपने दिमाग से प्रयोग करें आप, और गांधी जी ने जो प्रयोग किया है वो अगर आपको ठीक लगता है तभी उसका पालन करें। और गांधी जी ने कहा था कि मेरा विश्वास है कि मेरी आत्मकथा के लेखों से पाठकों को बहुत कुछ मिल सकता है। और हमने लगभग इस पुस्तक को पढ़ा है और पढ़ने के बाद ये जाना कि किसी भी चीज़ को करने में अगर आप देश के लिए कुछ करते हैं, जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता
आंदोलन के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उसके लिए आपको बहुत ही तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। जैसे कि आप सभी और हम सभी मिलकर, जैसे पटना से डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जुड़े हुए हैं, और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हुए हैं, और बिंदा जी जुड़ी हैं, आकांक्षा जी जुड़ी हैं, और आप समूह के साथ और भी तमाम लोग जो है जुड़ रहे हैं। तो तप करना पड़ता है। और सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर एक तरह से आप हम सभी मिलकर, आरजेएस परिवार जो है वो एक तप कर रहा है कि भारत में सुख शांति और समृद्धि की जो कामना की जाती है वो सकारात्मक सोच से ही हो सकती है, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो बची रहती है। वो जो नकारात्मक शक्तियां हैं हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, और हमारी सोच अगर सकारात्मक है तो गांधी जी ने सकारात्मक सोच के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन को शुरू किया। लेकिन इनका आंदोलन जो है वो गिरमिटिया जो मजदूर थे जो साउथ अफ्रीका में थे, वहां पे ये चूंकि बैरिस्टर थे तो वहां पर गए, लेकिन उनको अपमानित किया जा रहा था। और इस चीज को गांधी जी ने देखा कि भारत के लोगों को काफी अपमानित किया जाता है, तो उन्होंने उसको अपने सीने में दबा के रख लिया, उसको सीने में दबाकर रख लिया और काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो शिकायत करते रहते, उससे काम नहीं चलता है। तो उन्होंने नया एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग था सत्याग्रह का। और सत्याग्रह के प्रयोग करके गांधी जी ने भारत में आज भी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन जो चल रहा है वो एक सत्याग्रह है। किसान आंदोलन जो है वो एक सत्याग्रह है। किसान को ये लगता है कि ये कानून जो केंद्र सरकार का जो कृषि कानून है वो उनको उचित नहीं लग रहा है, तो वो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से 1 महीने होने को आ रहे हैं और वो अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसकी बुनियाद जो है गांधी जी ने बहुत पहले डाल दी थी, और इसी के द्वारा अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने में भी इसका योगदान था। इसके अलावा गरम दल के भी जो नेता थे उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि अंग्रेजों का जो राज था, आप जानते हैं कि बहुत उपनिवेश कई देशों में था उनका। लेकिन सत्याग्रह और फिर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, बहुत सारे बलिदानी लोगों के बलिदान के बाद ही ये देश आज़ाद हुआ है। तो हमें दोनों ही तरह के विचारधाराओं का हम लोग सबको सम्मान करना है। और आज गांधी जी को लेकर जो अवार्ड घोषित किया गया है उसके बारे में बता दें कि श्रद्धेय महात्मा गांधी को समर्पित एक राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित हुआ है। ये और अनूठी ये जो मुहिम है पूर्वजों और महापुरुषों का सम्मान, तो इसको लेकर हम लोगों ने धन्यवाद दिया है। अनूठी मुहिम से जुड़ने के लिए सेवानिवृत्त एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर श्री जगबली सिंह जी रिटायर्ड हैं, और जमशेदपुर झारखंड जो कि मानगो में रहते हैं। आपने धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती बिमला देवी जी की स्मृति को आरजेएस फैमिली में साझा किया है। अब जो है वो अवार्ड श्रद्धेय महात्मा गांधी जी के नाम का घोषित किया आपने, आरजेएस भारत उदय महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान 2021। तो इसकी तैयारी चल रही है, बड़े पैमाने पे तैयारी चल रही है। काफी देश भर के परिवार जो है वो जुड़ रहे हैं। सकारात्मक भारत महा आंदोलन के अंतर्गत ये महापुरुषों व पूर्वजों का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 किया जाता है। काश कोई डाकिया खुदा का भी होता, काश कोई डाकिया खुदा का भी होता जो विदा हो गए दुनिया से उनका पैगाम लाता। जी हां, जो विदा हो गए दुनिया से उनका पैगाम लाता। तो ये हम लोग अपने परिवार के दिवंगत आत्माओं को इस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और आरजेएस फैमिली जो है वो चाहती है कि जो नई पीढ़ी है वो भी अपने पूर्वजों से जुड़े, अपने परिवार के लोगों को याद करे। तो ये एक बहाना है, दरअसल हम लोगों को पूरे भारत को सकारात्मक बनाना है। तो इस तरह की चीजें जो हैं, और आपको अंग्रेजी नववर्ष 2021 से भारतीय नववर्ष आप याद कीजिए। हमें अंग्रेजी नववर्ष भी मनाना है उसी उत्साह के साथ, और उसके साथ साथ हिंदी कहें या फिर भारतीय नववर्ष कहें, नव संवत्सर होता है। तो वहां तक 2021 में हम लोग अभी शुरू होने ही वाला है। और ये घोषणा जो है वो आज आपके सामने की जा रही है कि महा आंदोलन होगा। आप सब बड़े खुश होंगे कि जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे आप, कि पूरे भारत को किस तरह से जोड़ा जाए, क्योंकि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस वाणी का काम जो है वो बढ़ने वाला है। और बहुत सारे पूरी टीम बन गई है और वो सारे काम करेंगे। इसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें हैं।
मोटा मोटी, लेकिन आइए सबसे पहले जो अवार्ड घोषित हुए हैं, 5 अवार्ड आज घोषित हो रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। तो आइए बिहार चलते हैं, झारखंड से अब बिहार चलते हैं। वहां पर जयप्रकाश नारायण जी का जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह में जयप्रकाश जी ने काफी लोकनायक के नाम से विभूषित हुए थे। मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था और भारत रत्न मिला था, मरणोपरांत मिला था। तो 11 अक्टूबर 1902 को आपका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1979 को निधन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे जयप्रकाश नारायण जी। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इमरजेंसी थी और उसको काफी भोगा लोगों ने, उनके साथ काफी लोग थे, पूरा देश उनके साथ था संपूर्ण क्रांति में। और इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और जयप्रकाश नारायण जी इसके अतिरिक्त समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया और पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पे रखा गया है। और दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल जो है लोकनायक अस्पताल जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे है। और इनके नाम पे आरजेएस फैमिली का अवार्ड जो है वो घोषित हो गया है। प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे बिहार के कंकड़बाग पटना निवासी श्री रोहित कुमार और श्रीमती ऋषिता कुमारी ने अपने पिताजी की स्मृति में संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार भारत रत्न से सम्मानित श्री जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित करने पर हम सब बधाई देते हैं उन्हें। और उन्होंने अपने पिताजी जो कि बिहार विद्युत परिषद से सेवानिवृत्त पटना निवासी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र प्रसाद जी की स्मृति में ये आरजेएस भारत उदय जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित किया गया है। तो आइए ये दोनों अवार्ड आपको दिखाते हैं, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। तो आप देख सकते हैं कि अपने परिवार के लोगों को भी याद रखना है और इसके साथ साथ हमें इस देश को भी नहीं भूलना है। देश के लिए जो योगदान कर चुके हैं उन लोगों को भी नहीं भूलना है। और इसके लिए दूसरा जो अवार्ड है रोहित जी ने जो अनाउंस किया है जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर अपने पिताजी की स्मृति में। और अब आगे बढ़ते हैं। पहले स्टोरी बता देते हैं, उसके बाद फिर अवार्ड की घोषणा की जाएगी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के प्रति आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 भेंट करता है सत्यनारायण झुनझुनवाला, गिरिडीह, झारखंड। उनके क्या विचार हैं? और सत्यप्रकाश झुनझुनवाला जो कि आप सभी आरजेएस फैमिली की तरफ से हम बधाई देते हैं। 17 दिसंबर 1902 में इटली के प्रसिद्ध आविष्कारक मार्कोनी ने पहला रेडियो स्टेशन बनाया। इटली के प्रसिद्ध आविष्कारक मार्कोनी के साथ उनके सामयिक एक वनस्पति शास्त्री जगदीश चंद्र बोस का अनायास स्मरण हुआ है। सर बोस ने अपनी अंतिम सांस अपने गिरिडीह झारखंड स्थित आवास में 23 नवंबर 1937 में अंतिम सांस लिया था। और यह आवास गिरिडीह में आवास है सर जगदीश चंद्र बोस मेमोरियल के नाम से, आज भी खड़ा है और उसकी फोटो भी आपको दिखाएंगे। सर जगदीश चंद्र बोस मूल रूप से भौतिक शास्त्री थे। एक तरह से उन्हें वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कारक कहा जाता है। वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कारक कहा जाता है। सन 1895 में मार्कोनी को पेटेंट अमेरिका से मिल गया। इस घटना से 1 वर्ष पहले ही डॉक्टर बोस ने वायरलेस टेलीग्राफ का जनता के सामने प्रदर्शन कर दिया था, लेकिन वो पेटेंट नहीं करा पाए थे। और आज बसु जी के स्मारक के सामने एक बड़ा मैदान है, उनके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं, वृक्ष हैं। और अपनी बालकोनी से पेड़ों की जीवन का अवलोकन करते करते उन्होंने पेड़ पौधों में जीवन का आगाज किया था। उन्होंने ये कहा था कि केवल मनुष्य ही प्राणी नहीं है, जीव जंतु नहीं है, बल्कि पेड़ भी जीवंत हैं, उनमें भी जीव का निवास होता है। ये डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने कहा। उन्हें जगदीश चंद्र बसु भी कहते हैं। और मैं आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान भेंट करता सत्यनारायण झुनझुनवाला, गिरिडीह मॉडर्न जांच घर ने मुझे गौरवान्वित किया है। गिरिडीह के ही रहने वाले हैं अपने आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता। और मॉडर्न जांच घर ने मुझे गौरवान्वित किया है क्योंकि जगदीश चंद्र बोस जहां के रहने वाले थे गिरिडीह के, वहां
और जुलाई 1988 से स्थापित मॉडर्न जांच घर से मैं अपने गिरिडीह निवासियों, समस्त चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सकों की मेडिकल जांच सेवा नो प्रॉफिट के आधार पर कम से कम शुल्क या निःशुल्क सेवा कर रहा हूं। इस सकारात्मक कार्य से मेरी आर्थिक हानि कभी नहीं हुई है। मेरी सेवा से मेरी संतानें भी सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। राम जानकी संस्थान आरजेएस परिवार से जुड़कर मेरी सोच को बल मिला है। सत्यनारायण झुनझुनवाला। जी हाँ, सत्यनारायण झुनझुनवाला जी ने ये जगदीश चंद्र बोस के नाम का अवार्ड घोषित किया है। और श्रीमती उषा देवी जी हैं आपकी धर्मपत्नी। तो सत्यनारायण झुनझुनवाला जी और श्रीमती उषा देवी जी पचम्बा गिरिडीह झारखंड ने ये अवार्ड घोषित किया है। और अपने पिताजी जयनारायण झुनझुनवाला जी और स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी देवी जी की स्मृति में ये अवार्ड जो है आरजेएस भारत उदय डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित किया है। और उनके मकान का भी फोटो आपको दिखाते हैं जो कि गिरिडीह में है और गिरिडीह के रहने वाले हैं सत्यनारायण झुनझुनवाला जी। बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसी जगह पे हमारे आरजेएस फैमिली के लोग रह रहे हैं। ये नई पीढ़ी को बहुत ही प्रेरित करेगा। यह है मकान, वो मकान जिसमें डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस रहा करते थे। स्मारक बन चुका है अब ये। और ये अवार्ड जो है ये घोषित किया गया है। तो इस तरह से एक एक करके जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 5 अवार्ड जो हैं वो घोषित किए गए हैं। और इसके बाद आइए चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे, इतिहास पर भी आएंगे। आज का जो इतिहास है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि अमूमन हम लोग चर्चा करते हैं। एक बार वो बता देना चाहते हैं कि आइए फिर बिहार से फिर झारखंड चलते हैं। और साहित्यकार महादेवी वर्मा को समर्पित है आरजेएस भारत उदय महादेवी वर्मा राष्ट्रीय सम्मान 2021। और डॉक्टर सुश्री पुष्कर बाला प्राचार्य बीडीएसएल महिला कॉलेज घाटशिला पूर्वी सिंहभूम झारखंड, ये अपने माता पिता स्वर्गीय श्री देववंश सहाय श्रीमती सिंगारी देवी न्यू सुभाष कॉलोनी मानगो जमशेदपुर झारखंड, इनकी स्मृति में साहित्यकार महादेवी वर्मा के नाम का आपने ये अवार्ड घोषित किया है। तो आप देख सकते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था महादेवी वर्मा जी को। और महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा के पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा था। इनके माता पिता दोनों ही शिक्षा प्रेमी थे। और महादेवी वर्मा के नाना ब्रजभाषा के कवि थे। ये देखिए विरासत में कैसे मिला, क्योंकि नाना जी जो महादेवी वर्मा साहित्यकार के थे वो ब्रजभाषा के कवि थे और ब्रजभाषा में ही काव्य रचना करते थे। इसी कारण बचपन से ही महादेवी वर्मा जी को कविता लिखने की रुचि उत्पन्न हो गई है। तो यही रुचि जो है, आज का इतिहास जो आप लोगों को भेजा जाता है, अपने अपने बच्चों तक उसे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इसी से आपके बच्चे के अंदर जो है पढ़ने की भी और जनरल नॉलेज की भी एक संस्कार पड़ेगा। तो महादेवी वर्मा जी को जैसे नाना जी से कविता का संस्कार मिला और महादेवी वर्मा जो है देश के प्रसिद्ध साहित्यकार बनी। महादेवी वर्मा जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के सरल और क्लिष्ट तत्सम शब्दों का मेल तो है, पर इन शब्दों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक ढंग से होने के कारण उसमें प्रासाद और माधुर्य गुणों का समावेश भी दिखता है। और महादेवी जी वर्मा जी कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाने की कला में सिद्धस्त थी। उनका शब्द चयन बहुत ही सुंदर, भावनाओं के अनुकूल और काव्योचित था। वैसे तो महिला के अंदर तो वो कोमल भावना होती ही है। कहीं कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं में सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया है, यानी कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और उनकी रचनाओं के बारे में कुछ बता देते हैं। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों तरह की रचनाएं लिखी हैं। काव्य ग्रंथ निहोर, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिका, आधुनिक कवि तथा संधिनी। और गद्य ग्रंथ थे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक गद्य पथ के साथी। इस तरह से उन्होंने साहित्य की रचनाएं और भी तमाम चीजें जो हैं उन्होंने इस देश को दिया है। और एक बार आप लोगों को रूबरू करा देते हैं जो आज के 4 अवार्ड, और एक हरियाणा से हुआ है वो भी आपसे रूबरू कराएंगे। लेकिन ये पहले 4 अवार्ड के महापुरुषों को का दर्शन कर लीजिए। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण,
डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और महादेवी वर्मा। तो ये 4 अवार्ड के बारे में आपसे चर्चा कर दी गई है। और अब आइए हरियाणा चलते हैं। हरियाणा में आपको बताना चाहेंगे कि 15 फरवरी को हरियाणा के बरोड़ा में जन्मे शहीद फौजी कवि के चाहने वाले आज भी उनकी रागिनियों के दीवाने। हरियाणा में रागिनी वहां का लोकगीत है और ये शहीद फौजी कवि जो है वो लोक गीत गाते थे रागिनी। 15 मार्च 1945 को शहीद फौजी कवि मेहर सिंह जी को हरियाणा के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में मेहर सिंह के लिखे किस्से और रागिनियों को बड़े चाव से गाया व सुना जाता है। फौजी जीवन का उनकी लेखनी पर इतना प्रभाव था कि उन्होंने फौजी जिंदगी को आधार बनाकर अनेक रचनाएं रची। ऐसा नहीं है कि केवल फौजी जिंदगी पर ही उनकी लेखनी चली हो। उन्होंने पारस्परिक जो मिलन होता है, विरह होता है, दुख सुख और किसान की जिंदगी पर भी खूब लिखा है। और फौजी के रूप में उनका जो जीवन है वो किस तरह का था, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा उल्लेख करते हैं। फौजी जीवन का उनका व्यक्तिगत अनुभव कितना ही कठोर रहा हो, लेकिन देश के सच्चे सिपाही होने के नाते उन्होंने अपनी रागिनियों में सदैव सैनिकों का मनोबल ही बढ़ाया है। एक फौजी होने के कारण उनकी रचनाओं में फौज के जीवन, युद्ध इत्यादि का उल्लेख स्वाभाविक है। आजाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों को उन्होंने एक रागिनी के माध्यम से कुछ यूं व्यक्त किया है। घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, उतरा जहाज शिखर तय, बरसण लागए फूल बौस पे, हाथ मिले हिटलर तय। उनके फौजी जीवन का एहसास एक कवि द्वारा इस रागिनी में बखूबी बताया गया है। 7 रानियां संग के साथी, दया मेरे पे फिर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में गेर दियो। फौजी जीवन व कला में अनूठा तालमेल बनाने वाले मेहर सिंह जी ने 15 मार्च 1945 में रंगून में नश्वर शरीर को त्याग दिया। इस तरह से और हरियाणा के रहने वाले शहीद फौजी जाट कवि मेहर सिंह जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 उनकी धर्मपत्नी यानी मेहर सिंह जी की धर्मपत्नी सोनीपत बरोड़ा गांव निवासी स्वर्गीय श्रीमती प्रेम कौर जी की स्मृति में मेहर सिंह जी के जो शिष्य हैं, हरियाणा के झज्जर स्थित जसोर खेड़ी गांव निवासी पूर्व सैनिक, कवि और अभिनेता भी हैं प्रदीप तहलान उर्फ फौजी तहलान जी ने घोषित किया है। तो इस तरह से फौजी जिंदगी को और उनको उनमें जो कवित्व था वो सारी चीजें जो है वो आरजेएस फैमिली जो है लगातार अपनी नई पीढ़ी तक पहुंचाती रहेगी। आरजेएस भारत उदय जाट मेहर सिंह राष्ट्रीय सम्मान 2021 भेंटकर्ता प्रदीप तहलान जो कि शिष्य रहे हैं, इन्होंने ये घोषित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आरजेएस किस तरह से अपने पूर्वजों को, अपने परिवार के दिवंगत आत्माओं को याद कर रहा है और साथ में अपने जो महापुरुष हैं, जो देश के हैं, यानी कि देश से भी कनेक्ट किया जा रहा है। और लगातार आरजेएस फैमिली को हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप जानते हैं कि 27 दिसंबर का इतिहास आपको सुबह सुबह मिल जाता है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि बच्चों तक ये पहुंचना चाहिए। इतिहास से अगर प्यार हो गया बच्चों को तो वो अपने आप देश को समझ जाएंगे। इतिहास को समझना और इतिहास में जो भूलें हुई हैं उसको सुधारने का भी एक मौका उनके अंदर आ सकता है। एक सोचने समझने की जो शक्ति होती है, इतिहास ही हमें बताता है कि हमने क्या गलतियां की हैं। किसी और के अनुभव इतिहास भी तो आते हैं, इसलिए जरूरी है। इसलिए आरजे सकारात्मक भारत आंदोलन का जो महा आंदोलन शुरू होने वाला है उसका पूर्वाभ्यास अभी शुरू किया गया है, लेकिन अब आप 1 जनवरी से जो शुरू होगा वो आप तहलका देख सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले 27 दिसंबर का एक इतिहास से रूबरू होते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव में हम लोग अगले दिन का भी इतिहास बताते हैं, तो वो भी इतिहास आपसे रूबरू कराएंगे। लेकिन आइए पहले आज के इतिहास के बारे में जानते हैं। चूंकि आरजेएस वाणी का है ये ऑडियो का संदेश, और आपको और ये जो तिरंगे का है रक्षा करते हुए विद्वान लोग, आप जैसे लोग, सकारात्मक लोग, और जो सेना पे सैनिक हैं, जो हमारे पुलिस हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन लोगों को डेडिकेटेड ये जो है ये बैनर आप देख रहे हैं, आरजेएस वंदे मातरम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये
ये देश को कंट्रीब्यूट करते हुए आज का इतिहास जो है उसके बारे में आप सुनिए। फिर 28 दिसंबर का इतिहास हम आपको बताएंगे और सुबह सुबह आप लोगों को रोजाना इतिहास मिल जाता है। तो आइए 27 दिसंबर के इतिहास आप सुनिए। 2.75 मिनट का है तो आपको छोड़े जाते हैं जी। नमस्कार, वंदे मातरम। आरजेएस वाणी में आपका स्वागत है। आज रविवार 27 दिसंबर 2020 है। राम जानकी संस्थान यानी आरजेएस सकारात्मक भारत महाआंदोलन भारतीय परिवारों में एकता बढ़ाने के लिए है। इतिहास हमें विकास करने और भूल सुधार का ज्ञान देता है। यह हमें न सिर्फ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताता है, बल्कि इतिहास पढ़ने से हमारी जनरल नॉलेज भी अच्छी हो जाती है। 27 दिसंबर की प्रमुख घटनाएं हैं। 1911 में आज के दिन जन गण मन भारत का राष्ट्रगान प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। 27 दिसंबर 1945 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई। आज के दिन 1934 में पर्शिया के शाह ने पर्सिया का नाम बदलकर ईरान करने की घोषणा की। 27 दिसंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में बता दें। 1942 में लांस नायक अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक का जन्म हुआ था। 27 दिसंबर 1927 में नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री का जन्म हुआ। 1895 में उज्जवल सिंह पंजाब के प्रमुख सिख कार्यकर्ता थे। उनका आज के दिन जन्म हुआ। मिर्जा गालिब उर्दू फारसी के प्रख्यात कवि का आज के दिन 1797 में जन्म हुआ था। 1937 में आज के दिन शंकर दयाल भारत के राजनेता तथा हिंदी साहित्यकार का जन्म और आज के दिन 1571 में जर्मनी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री यूहान केपलर का जन्म हुआ। 27 दिसंबर को इन महापुरुषों का निधन हुआ। त्रावणकोर केरल के महाराजा तथा दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत परंपरा के सर्वोत्कृष्ट संगीतज्ञों में से एक स्वाति तिरुनल का निधन 1886 में हुआ। 2013 में 27 दिसंबर के दिन प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता फारूक शेख का निधन। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना, उदय मन्ना फेसबुक लाइव शो में जुड़िए कल रविवार 27 दिसंबर को सायं 7 बजे। इसके लिए सकारात्मक भारत महाआंदोलन पर आप अपनी 2 मिनट की वीडियो भी साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आरजेएस वाणी संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, तो लोगों ने कुछ वीडियो साझा किया था और ऑडियो भी साझा किया है। तो उससे भी रूबरू कराएंगे। आरजेएस फैमिली ने ऑडियो भेजा है, उससे रूबरू कराएंगे। अभी आपने सुना कि परमवीर चक्र विजेता जो हैं वो लांस नायक अल्बर्ट एक्का, तो उनका जो ये परमवीर चक्र है उसको देखते हैं। ये है, इस तरह का परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र का पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है, परमवीर चक्र की शुरुआत जो है 26 जनवरी 1950, जो आप जानते हैं गणतंत्र दिवस, उस दिन से यह परमवीर चक्र की शुरुआत की गई। परमवीर चक्र का डिजाइन विदेशी मूल की यह महिला सावित्री खानोलकर उर्फ सावित्री बाई ने किया था और 1950 से अब तक इसके आरंभिक स्वरूप में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा चुका है। यह आप देख सकते हैं, परमवीर चक्र का यह डिजाइन है। इसी तरह का परमवीर चक्र जो है प्रदान किया जाता है उन शूरवीरों को जो सीमा पे सैनिक हैं हमारे। और लांस नायक अल्बर्ट एक्का को ये जो है वो प्रदान किया गया है और आज इनकी जयंती पर हम लोग इनको नमन करते हुए इस तरह के महान वीर शूरवीर को हम लोग उनकी जन्मभूमि जरी गांव गुमला जिला झारखंड, जी हाँ, जो उस समय बिहार में था और वहां के इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर को 1971 में 28 वर्ष की मात्र आयु में आपने शहादत दी। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, आपको जय हिंद। और अब आइए हम लोग मिलते हैं मिर्जा असदुल्ला बेग खान गालिब। मिर्जा गालिब जी का नाम पूरा है मिर्जा असदुल्ला बेग खान गालिब। मिर्जा असदुल्ला बेग खान गालिब, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब को उर्दू और फारसी जुबान का सबसे बड़ा शायर होने का
खिताब हासिल है। मिर्जा का जीवन और उनकी शायरी देश ही नहीं दुनिया की एक बड़ी आबादी को बेफिक्री और मोहब्बत देती है। गालिब का पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खां था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में हुआ था। आगरा में कुछ वक्त बिताने के बाद तो वो पुरानी दिल्ली की गली कासिम जान में स्थित एक छोटे से मकान में आ गए और गालिब के जीवन के आखिरी साल इसी मकान में बीते थे। और वो आज मिर्जा गालिब की हवेली, मिर्जा गालिब की हवेली के नाम से है वो, और वहाँ पर पूरा उनके जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो सब जीवंत हैं, वहाँ पे हैं। वो क्या शौक़ रखते थे उन शौक़ों का भी जिक्र वहाँ पर है। और बहुत ही मिर्ज़ा गालिब ने अपना जीवन जो है जो जिया है वो वहाँ पर रूबरू हो सकते हैं। ये आपको नई सड़क जो है किताबों की उसके बगल में है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर चांदनी चौक है वहाँ से आप नज़दीक जा सकते हैं, तो वहाँ पर यह है। और मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान गालिब, आज इनके जन्मदिन पर याद करने का दिन है मिर्ज़ा गालिब का। उनकी काफ़ी रचनाएं हैं और 15 जनवरी 1869 में आपका निधन हो गया था दिल्ली में ही। और इस तरह से हम लोग अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं और अपने नई पीढ़ी तक इस चीज़ को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 27 दिसंबर 1796 को मिर्ज़ा का जन्म हुआ और 15 जनवरी 1869 को उन्होंने इस दुनिया को खुदा हाफिज बोल दिया था। पुरानी दिल्ली के जिस मकान में गालिब साहब रहे उस गालिब की हवेली और गालिब एकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। और अब आइए हमारे आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के एक भेंट करता है। पूरा परिवार सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़ चुका है और ये आप तक पहुंचाना जो है जरूरी है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो स्वास्थ्य कर्मी रहे हैं और श्रीमती कौशल्या देवी आपकी धर्मपत्नी पटना बिहार, आप भेंट करता है आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के। स्वर्गीय डॉक्टर यूपी सिन्हा जो विभागाध्यक्ष सर्जरी पीएमसीएच पटना बिहार के थे, उनकी स्मृति में आपने आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी जी के नाम का आरजेएस भारत उदय धन्वंतरी राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित किया है। और पूरा परिवार जो है वो सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़ गया है। उसकी एक बानगी आपको दिखाएंगे और ये अवार्ड जो है वो आप देख लीजिए, क्योंकि धन्वंतरी जी के बारे में इन्हीं के परिवार से सुमन झुनझुनवाला जी ने भेजा है, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो इस तरह से भगवान धन्वंतरी को याद करने का हम लोगों को जो अवसर मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है। जय माँ भारती। डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला भारतवर्ष के ऐतिहासिक राज्य बिहार पटना के रहने वाले हैं। वे आरजेएस फैमिली के राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंट करता हैं। उन्होंने यह सम्मान प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर यूपी सिन्हा जी के नाम पर भगवान धन्वंतरी जी को समर्पित किया है। भगवान धन्वंतरी एक ऐसे महान चिकित्सक हैं जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिनका अवतरण पृथ्वी लोक में समुद्र मंथन के समय हुआ था। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद जगत के प्रणेता एवं वैद्य शास्त्र के देवता माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी के मंत्र का जाप मात्र करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी जी से प्रेरित होकर डॉक्टर यूपी सिन्हा जी ने पटना के कदम कुआं क्षेत्र अंतर्गत नाला रोड में ट्रस्ट के माध्यम से जनमानस के रोगों के निदान हेतु आरोग्य मंदिर अस्पताल की स्थापना की। इन महान चिकित्सक के साथ कार्य अनुभव का गौरव डॉक्टर साहब को भी प्राप्त हुआ। उनके सानिध्य में डॉक्टर साहब ने चिकित्सा की बारीकियों को समझा तथा वर्तमान में आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में जनमानस तक स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे हैं।
उनके सुपुत्र डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला भी चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं एवं तीनों सुपुत्री चिकित्सा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपना योगदान प्रदान कर रही हैं। वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम। सुमन झुनझुनवाला जी का ये ऑडियो आप सुन रहे थे। और अब आइए आपको रूबरू कराते हैं झुनझुनवाला जी का पूरा परिवार। मैं बता रहा हूँ सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़ चुका है और उसी की बानगी जो है अपूर्व भारद्वाज जो है उन्होंने भेजा है। और ये देखिए अभिप्सा संस्था है और वहाँ पर इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में ऑडियो जारी किया गया है। हम आपको एक बार ये तस्वीर दिखा देते हैं बच्चों का। ये बच्चे जो हैं खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों को देखिए ये सीख रहे हैं। अभिप्सा ये जो संस्था है एनजीओ है और वहाँ पर बच्चों को इस तरह की सुविधाएं, उनके बहुमुखी प्रतिभा, छुपी हुई जो प्रतिभा है, ये सब प्रकृति से भी प्रेम कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है। विशेष विद्यालय सह पुनर्वास केंद्र है और इसमें कई तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो हैं, ये पूरी टीम जो है वो लगी हुई है देश समाज को बदलने के लिए। तो इस तरह से आरजेएस फैमिली को बड़ा गर्व है कि इस तरह के लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन को बिल्कुल नए कलेवर में, नए अंदाज में 2021 में प्रस्तुत करेंगे। हमें बहुत विश्वास है, आप भी विश्वास कीजिए कि जल्द ही आपको सकारात्मक भारत आंदोलन से रूबरू। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वैभव भारद्वाज आरजेएस भारतीय सकारात्मक परिवार के महाआंदोलन 2021 का मैं हार्दिक समर्थन करता हूँ। वर्ष 2021 के सम्मान भेंट करता डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला एवं उनकी सुपुत्री श्रीमती सुमन कुमारी के द्वारा संस्थापित एनजीओ अभिप्सा, जो कि दिव्यांगजनों के लिए समर्पित है, मैं उनके द्वारा संचालित विशेष विद्यालय सह पुनर्वास केंद्र में प्रधानाचार्य के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने बौद्धिक क्षमता के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है। दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेषकर बौद्धिक अक्षमता एवं स्वाधीनता से ग्रसित बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और इसमें न्यूनतम आय की प्राप्ति होती है। सकारात्मक विचारधारा से प्रेरित होकर मैंने इस क्षेत्र को जिस बुलंद हौसले से अपनाया था, शीघ्र ही मेरा इस क्षेत्र से मोह भंग होने लगा। किंतु डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला की आध्यात्मिक चिकित्सा एवं उनकी और सुमन मैडम के सकारात्मक विचारधारा से मैं काफी प्रेरित हुआ हूँ। प्रतिदिन आध्यात्मिक रूप के माध्यम से उनके द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण किया जाता है, जिसका मैं सक्रिय सदस्य हूँ। आरजेएस सकारात्मक आंदोलन में उनकी रुचि का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं भी आरजेएस सकारात्मक आंदोलन में स्वेच्छा से सक्रिय भागीदारी ली है। अभिप्सा के विशेष विद्यालय में पुनः सक्रिय हुआ हूँ और इस संदर्भ में एक छवि साझा कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय माँ भारती, जय। जी हाँ, तो आप समझ चुके होंगे कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने अपने पूरे परिवार को सकारात्मक भारत आंदोलन से जोड़ दिया है और यही काम हम सभी जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को अपने अपनों के लिए काम करने की जरूरत है। और ये लोग फेसबुक लाइव के बारे में भी आपको बताएंगे कि फेसबुक लाइव जो है वो आगे क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले आइए आपको 28 दिसंबर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। 28 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति के बारे में बता दें कि जो अरुण जेटली जी, जो केंद्रीय मंत्री थे, सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, भारतीय राजनेता, और उनका जन्म 28 दिसंबर 1952 को। रतन टाटा जो भारतीय उद्योगपति, आप जानते हैं रतन टाटा, और उनका 28 दिसंबर 1937 को जन्मदिन। धीरू भाई अंबानी भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति, उनका 28 दिसंबर 1932 को जन्मदिन। गजानन त्र्यंबक माडखोलकर मराठी उपन्यासकार, आलोचक और पत्रकार, तो इनका 1900 में 28 दिसंबर को जन्मदिन। और देखिए इसमें विकिपीडिया या और भी जो तमाम नेट पे जानकारी होती है उसके हिसाब से हम लोग 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाता है, तो हमें उसका नहीं है। लेकिन यह है कि सुमित्रानंदन पंत जी का जो पुण्यतिथि है वो 28 दिसंबर है। 1977 में आपका निधन हुआ था। और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राजकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग
कहा जाता है। और इसमें से आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित हो चुका है। और साहित्यकार में एक और नाम है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम का भी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित हो गया है। और सुमित्रा नंदन पंत जी को श्रद्धांजलि आज देते हैं। आपका पुण्यतिथि 28 दिसंबर, ये डाक टिकट जारी हुआ था भारत सरकार द्वारा। तो इस तरह से इन महापुरुषों को याद करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। इन्हीं घटनाओं से हमारे जो नींव है वो मजबूत बनती है। और प्रमुख घटनाएं जो 28 दिसंबर की हैं वो बता देते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। उस समय बंबई कहा जाता था। और 1896 में आज के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता आप जानते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये भी बड़ा जरूरी चीज है। राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। और ये सब बच्चों को जानकारी जो है वो देना बहुत ही जरूरी है। जनरल नॉलेज से इंटरेस्ट एक बार बच्चों का बन गया तो फिर आपका काम भी बहुत ही आसान हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, एक बार फिर से जो लोग देर से जुड़े हैं, तो आरजेएस के 5 राष्ट्रीय सम्मान जो है वो आज घोषित हुए हैं। एक एक करके आपको रूबरू करा देते हैं। जी, एक एक करके रूबरू करा देते हैं। झारखंड से ये अवार्ड घोषित हुआ है महात्मा गांधी, श्रद्धेय महात्मा गांधी जी के नाम का। और इसके बाद आइए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित हुआ है। ये हमारी नई पीढ़ी जो है इन महापुरुषों के बारे में चर्चा करेगी। उसी तरह से जगदीश चंद्र बोस के नाम का राष्ट्रीय सम्मान जो है वो घोषित हुआ है आज के दिन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के नाम का। इस तरह से तमाम महापुरुष जो हैं आरजेएस फैमिली के अंदर आ रहे हैं। और ये पहले अवार्ड घोषित हुआ था, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने घोषित किया, ये आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी जी के नाम का। तो धन्वंतरी जी को भगवान का दर्जा प्राप्त है और उनको हम लोग याद कर रहे हैं। इसी तरह से अगला जो अवार्ड है वो घोषित हुआ है महादेवी वर्मा जी के नाम का। साहित्यकार महादेवी वर्मा जी, प्रसिद्ध साहित्यकार। और एक बार आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं। सारे महापुरुष जो हैं आरजेएस फैमिली में चर्चा का विषय बनेंगे। सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत ढेरों महापुरुषों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उनकी जीवनियों को प्रस्तुत करने वाले हैं। और हरियाणा से जो जाट मेहर सिंह जी, जो फौजी और कवि भी थे, उनके नाम का ये अवार्ड है, आरजेएस भारत उदय जाट मेहर सिंह राष्ट्रीय सम्मान 2021। तो दोस्तों ये आज के दिन 27 दिसंबर जो है एक महत्वपूर्ण दिन है, जहां पर आरजेएस के 5 राष्ट्रीय सम्मान एक साथ जो है भेंटकर्ताओं ने घोषित कर दिया है। ये हमारी सकारात्मक सोच है और इस तरह से हम लोग जो हैं वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आइए हम लोग सकारात्मक सोच के साथ जो चीजें होती हैं वो हमारी जिंदगी के लिए कितना फायदेमंद है। तो मैं पार्थ सारथी थपलियाल और आपके बीच से बगल में बैठना चाहता हूं और मैं भी सुनना चाहता हूं, क्योंकि सकारात्मक सोच हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, परिवार के लिए, पड़ोस के लिए, देश के लिए बहुत जरूरी है। पार्थ सारथी थपलियाल जो रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, लेखक भी और हमारे सलाहकार, मार्गदर्शक, नमनीय, वंदनीय पार्थ सारथी थपलियाल जी, उन्होंने जो किया है वो आप तक रूबरू कर रहे हैं ऑडियो में। आरजेएस परिवार के सभी मित्रों और उनके परिजनों को मेरा नमस्कार। मैं पार्थ सारथी थपलियाल हूँ और आपके साथ अक्सर मैं बात करता रहता हूँ कि हम किस तरह से बेहतर सोच सकते हैं या अपनी सोच को बेहतर कर सकते हैं। और जो बेहतर सोच होगी वो हमारे घर परिवार के लिए भी अच्छी होगी, हमारे समाज के लिए भी अच्छी होगी और उससे हमारा जीवन बेहतर बनेगा।
हमें समस्याओं को हल करने में बड़ी सहायता मिलेगी। जो नकारात्मकता होती है वो हमेशा समस्याओं को बढ़ाती है। एक किस्सा सुनाता हूं। केरल में एक आदमी था, उसके 4 बेटे थे और जब आदमी काफी बूढ़ा हो गया तो उसे लगा कि अब मुझे अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। हुआ ये कि जो 4 बेटे थे उनमें से एक के पास जमीन कुछ ऐसी है जो कि दलदली थी या उसमें मेंढक थे। आप जानते हैं कि केरल में पानी की अधिकता है, समुद्र के किनारे है, अब कुछ जगह ऐसे कि वहां पानी अक्सर रहता ही है। तो लेकिन बेटे के हिस्से में वो जमीन आई तो जो बाकी बेटे थे उन्होंने ये सोच करके कि पिताजी ने ये थोड़ा गलत कर दिया है और इसको भी कुछ जगह बेहतर मिलनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि जब हमारी फसल होगी तो हम अपने अपने उसमें से इस भाई को हम दे देंगे। वो प्रस्ताव लेकर के उसके पास गए और कहा कि भाई ये तो थोड़ी सी गलत बात हो गई है और हमें लगता है कि तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन बेटे ने कहा नहीं, पिताजी ने अगर मुझे दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा है। बल्कि बुरा मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को ये कैसे लगा कि पिताजी ने गलत बंटवारा कर दिया। तो लेकिन बात तो थी, दलदली जमीन थी। हुआ ये कि कुछ समय के बाद अमेरिका की कोई टीम आई थी और उनको मेंढकों की आवश्यकता थी और जिस तरह के मेंढक उन्हें चाहिए थे वो उस एरिया में थे जहां इस युवक का एरिया था। और उन्होंने देखा और कहा कि ये तो जो है बहुत उपयोगी है और इसके हमारे जो है लैब के लिए जरूरत है और उन्होंने उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उससे बहुत अच्छा पैसा मिला। और उसके बाद फिर उसने उसी चीज को डेवलप करने के लिए यानी जो है मेंढकों को डेवलप करने के लिए जो है काम किया और वो युवक बहुत अच्छा जो है पैसे वाला हो गया और उसकी तमाम समस्याएं थी जो वो हल हो गई। मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं अपने मित्रों के बीच में कि मैं जब अपनी सेवा में था, सरकारी सेवा में था, तो मेरे टेबल के ठीक सामने मेरी दीवार पर मैंने एक स्लोगन लगाया हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि बाधाओं की दीवार में समाधान का कोई ना कोई द्वार अवश्य होता है। और सच कहूं कि जब जब मुझे अपने काम करते समय या निर्णय लेते समय कठिनाइयां आई होंगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उसको देख लेता था सामने कि बाधाओं की दीवार में समाधान का कोई ना कोई द्वार अवश्य होता है। थोड़ी देर के बाद जो है मुझे कुछ विकल्प सुनते थे और मैं सही निर्णय कर पाता था और इस कारण मुझे कभी कोई गुस्सा नहीं आया। कभी मैंने किसी को, जैसे होता है लड़ाई झगड़ा होना या किसी के प्रति द्वेष भाव होना, वो दिमाग में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि एक ये विचार अच्छा है कि हम नकारात्मकता को कैसे छोड़ सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके सामने समस्याएं न हो, चाहे वो पैसे वाला है या बिना पैसे वाला, क्योंकि मौत तो एक दिन सभी को आनी है। कम से कम मौत की समस्या तो उसके पास भी है। तो हम केवल ये ना सोचे कि ये जो पैसे वाले हैं ये बहुत अच्छे हैं या हम खराब हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि आपने जो है कभी उस व्यक्ति को देखा है जिसके कि कोई अंग नहीं होते हैं या विकलांग होता है, जो चलने फिरने में तकलीफ है, कभी उसकी समस्याओं को अपने साथ जोड़ करके देखें और तब आपको ये पता चलेगा कि आप उससे कितने अच्छे हैं। जी हाँ, तो इस तरह से यही है कि समस्या समस्या समस्या, तो समस्या का आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत मजे में हूं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो,
हिम्मत आपके अंदर आएगी और उसी हिम्मत से वो समस्या को आप दूर कर सकते हैं। यही कहना पार्थसारथी थपलियाल जी का है कि निराश मत होइए, आशा का दामन थामे रहिए। वो आशा का दामन आपका बैतरणी पार करा देगा और इसी तरह से आप सकारात्मकता का दामन थामे रहिए। आपकी जिंदगी में एक मूलभूत परिवर्तन आएगा, आपके अंदर एनर्जी बहुत आ जाएगी। आप जितना मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको सफलता तो निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, सफलता निश्चित रूप से मिलती है जब हम मेहनत करते हैं। तो इस तरह की बातें हैं जो आप लोगों तक पहुंचाई गई। अब आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने आज एक घोषणा की है, वो भी मैं सोचता हूं कि आप तक पहुंचा दूं। आज कुछ लोगों से बातचीत हुई थी जो आरजेएस में हैं लोग और मार्गदर्शन देते हैं, तो मीटिंग हुई ऑनलाइन और उसमें ये कहा गया कि हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन करने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। तो उसी की घोषणा करने के लिए आज फेसबुक लाइव में बताया जा रहा है कि अब आप खुश हो सकते हैं। आपकी पहले भी डिमांड थी, आज तो फेसबुक लाइव का 106वां या 7वां एपिसोड है ये, और तो लगातार किया जा रहा था, उसको ब्रेक कर दिया गया और रविवार ये कर दिया गया। लेकिन अब आप थोड़ा सा खुश हो जाइए, थोड़ा सा ही कहेंगे, क्योंकि अब ये फैसला किया गया है कि फेसबुक लाइव शनिवार और रविवार सप्ताह में दोनों दिन सायं 7 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। सायं 7 बजे, ये ध्यान रखिएगा। अभी कुछ लोगों को 8 बजे का ही पता है, पहले आता था 8 बजे, लेकिन अब सायं 7 बजे हम लोग मिलेंगे, क्योंकि सकारात्मक भारत महाआंदोलन में महान कार्य आप सभी को करना है। इतिहास का निर्माण कर रहे हैं आप सभी लोग, और इस तरह भूगोल का भी निर्माण करना है। और भूगोल का निर्माण करने के लिए बहुप्रतीक्षित जो सकारात्मक भारत भवन की कल्पना की गई थी, तो अब आपको जनवरी के महीने में किसी भी दिन जो है आपको वो प्रदर्शित किया जाएगा। सकारात्मक भारत भवन और सूचना केंद्र एक ही जगह पर होगा। सकारात्मक भारत भवन का बोर्ड आपको दिखाई देगा और बैठने की व्यवस्था की जा रही है, और वहाँ पे सूचना केंद्र भी होगा और एक टीम बनाई गई है। वो टीम जो है वो काम करेंगे। जैसे कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक पत्रकार पे बिहार में हमला हो गया है, तो हम लोगों ने उन सपोर्ट किया, समर्थन दिया, और उसकी खबरें दिल्ली के स्तर से लेकर अन्य राज्यों के स्तर तक जो पॉजिटिव मीडिया है, अपने साथी लोग हैं, उन लोगों ने अपने अपने संस्थानों में, अपने मीडिया संस्थानों में उसको प्रकाशित किया। इस तरह से हम लोगों ने एक दबाव बनाया है कि पत्रकार पर हमले बंद होने चाहिए। सरकार से ये मांग भी, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया भी साथ में आए और उसके राष्ट्रीय महासचिव ने ये घोषणा की कि हमारी मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द सरकार जो है वो लागू करे। तो इस तरह से आवाज उठाने की कोशिश है। अब सकारात्मक पत्रकारिता के लिए हम लोग आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस वाणी जबरदस्त काम करने वाले हैं। आरजेएस फैमिली में ही बहुत सारे विद्वान लोग जुड़े हुए हैं और उनकी विद्वता को पूरे देश को बताने का जो अभियान है वही है सकारात्मक भारत महाआंदोलन। और भी तमाम जो विद्वान हैं, समसामयिक वार्ता वगैरह सब की जाएगी, साक्षात्कार किया जाएगा, ऑडियो में भी और वीडियो में भी। लगातार जो है ये सिलसिला जो है 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। यही था अंग्रेजी नववर्ष से लेकर और भारतीय नववर्ष, नव संवत्सर जिसे कहते हैं, तब तक सकारात्मक भारत महाआंदोलन में हम लोग कितना कुछ कर पाते हैं, कितना कुछ आप लोग अपने अपने परिवारों को जोड़ पाते हैं, अपने अपने ज्ञान और जानकारी को, और अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ वीडियो साझा करेंगे 2 मिनट का, वो फेसबुक लाइव में जो है वो साझा किया जाएगा। आपके विचारों को, आपके गांव घर का नाम रोशन करने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आप जितना ही एक्टिव होंगे, जितना ही सक्रिय होंगे, आपकी बात पूरा देश सुनेगा। और ये भी आपका फेसबुक में रिकॉर्डिंग जो है वो भेज दी जाती है आपके ग्रुप में, और यूट्यूब पर इसको परमानेंट तरीके पे लगा दिया जाता है। तो अब जो है काम बहुत ही ज्यादा होने वाला है। इसी की सूचना जो है आप लोगों तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों के काम को देश जानेगा। आप लोगों के काम को देश जानेगा। जैसे कि डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के बारे में जानते तो हैं सभी, लेकिन यह नहीं पता था कि वो गिरिडीह के रहने वाले थे, और गिरिडीह में उनका मकान का भी दर्शन सत्यनारायण झुंझुनवाला जी ने दिखाया। 4 फोटो उन्होंने भेजा गिरिडीह से। तो ये जानकारी जो है हमारी नई पीढ़ी को भी मिलेगी, और आप सबों को भी ये जानकारी देते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि गिरिडीह में हमारे जो
जगदीश चंद्र बोस साहब थे वो रहते थे। गिरिडीह जो आजकल झारखंड में है, पहले बिहार का अंग हुआ करता था। तो इस तरह की और भी नई जानकारियां महादेवी वर्मा जी का आप ले लीजिए, बहुत ही संवेदनशील लेखिका रही हैं और इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी, व्यवहार भी बहुत ही मधुर रहा है और इन्होंने बहुत ही रचनाएं दी हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो उन सब चीज़ों को हम लोग लगातार अब महापुरुषों पे जो जितने भी अवार्ड घोषित हुए हैं राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ताओं से कहना चाहेंगे कि आप लोग अब नया फोटो जो है वो भेजें, क्योंकि जल्दबाजी में तो आपने फोटो भेज दिया, वो डिजाइन प्रारूप था, वो प्रशस्ति पत्र पे लगने वाला नहीं है। प्रशस्ति पत्र पे लगेगा क्वालिटी वाला फोटो, क्योंकि प्रशस्ति पत्र और किताब दोनों प्रकाशित हो रही है, तो उसमें किताब में भी वो चीजें जाएंगी। तो अगर आपको अवेलेबल हो जो ये फोटो प्रदर्शित किया जा रहा है, इससे बेटर फोटोग्राफ्स अगर आपके पास हो तो वो आप हमें निश्चित रूप से, आपको ग्रुप में भेजा हुआ है ईमेल, उस पर भेज दें और साथ में व्हाट्सएप भी कर दें। तो ये बड़े ही गंभीरता से कहा जा रहा है, क्योंकि वो किताब पढ़ने लायक अच्छी बन रही है और उसमें बहुत से महानिदेशकों के भी लेख जो हैं उसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं। बहुत सारे लेख आ भी चुके हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप लोग मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि हम लोग तो इतना काम कर ही रहे हैं। अगर आपके अनुसार करना शुरू कर दें तो आपको भी खुशी होगी और करने के लिए हम लोग तैयार है, पूरी टीम तैयार है। और अब आप लोगों से चर्चा भी करनी ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लिखते हैं, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। जय हिंद विष्णुपुरी जी। आकांक्षा जी जय हिंद, और बिंदा जी वंदे मातरम, और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी वंदे मातरम। मेजर प्रदीप खरे साहब बहुत ही अच्छे टॉर्च बियरर है प्रदीप खरे साहब। मेजर प्रदीप खरे साहब। तो याद आता है प्रदीप खरे साहब से मुलाकात जो है विश्व पुस्तक मेले में हुई, वहाँ आरजेएस की जो बैठक थी और द बुक लाइन के द्वारा किया गया था। सुनील भानोट साहब ने वो आयोजित किया और उसमें हम लोगों ने श्रद्धांजलि देकर, देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी को लगातार द बुक लाइन पब्लिशर सुनील भानोट जी ने लगातार लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दिया, लगातार पहले भी दिया था और उसके बाद भी 2 बार लगातार। तो इस तरह से प्रदीप खरे साहब लेखक हैं और बहुत ही प्रेरक सकारात्मक स्टोरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद आपको प्रदीप खरे साहब। और कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन कुछ लिख नहीं रहे हैं, तो नियम के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि आप 2 शब्द तो ज़रूर लिखें, इतना तो बनता है। हम आपको जय हिंद वैसे बोलते हैं, लेकिन आप लोग 2 शब्द लिखिए, क्योंकि ये ग्रुप में चला जाएगा तो ग्रुप में आपका प्रेजेंस नहीं हो पाता है। जो लोग देख रहे हैं उनका प्रेजेंस और उनका नाम वहां तक नहीं पहुंच पाता है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का नाम उन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आप फेसबुक लाइव के साक्षी हैं, आप गवाह हैं। 27 दिसंबर को 2020 में जो फेसबुक लाइव हो रहा है उसके आप साक्षी हैं, तो आपका वहां पे नाम चला जाए। सुधीर कुमार जी को वंदे मातरम, और हरीश कुमार शर्मा जी, ये भी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं। इन्होंने अपने दादाजी के नाम पे पंडित लक्ष्मी चंद जो रागिनी के जो गायक हैं, जैसे कि आज शहीद फौजी कवि जाट मेहर सिंह जी के नाम का अवार्ड घोषित हुआ, और प्रदीप तहलान जो कि वो भी पूर्व सैनिक हैं, कवि भी हैं और अभिनेता भी हैं, और उर्फ फौजी तहलान के रूप में वो जाने जाते हैं। तो हरीश कुमार शर्मा जी आप भी हरियाणा के हैं, और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी वंदे मातरम। पुष्कर बालाजी ने आज एक अवार्ड की घोषणा की अपने माताजी पिताजी की स्मृति में, महादेवी वर्मा जी के नाम का। अभी काफी देर से चर्चा चल रही थी, तो बहुत अच्छा नमन है, आपको भी नमन है। और जो लोग देख रहे हैं वो 2 शब्द जरूर लिखें, क्योंकि आपका नाम फिर वो ग्रुप में जाएगा कि आप साक्षी हैं 27 दिसंबर के ऐतिहासिक, क्योंकि आज घोषणा की गई है कि अगले साल से फेसबुक लाइव जो है 2 बार हफ्ते में किया जाएगा, शनिवार और रविवार को सायं 7 बजे। तो उसमें ढेर सारी बातें होंगी, और फिर पॉजिटिव मीडिया आपके ज्ञान को पूरे देश तक लाने का बीड़ा जो है उठा चुका है। अब देर किस बात की। बहुत से लोग मीडिया को
खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कोई हम कुछ कहना चाहते हैं, कविता हो, कहानी हो, या कोई प्रेरक स्टोरी हो, आपके आसपास की कोई घटना हो जो आपको लगती है कि ये घटना बहुत अच्छी है, आप दूसरों को सुनाते होंगे, उसी की वीडियो आप भेज दीजिए। 2-3 मिनट की होगी, 2-2.5 मिनट तक का हम लोगों ने टाइम रखा है, और या तो उसको लिख कर भेज दीजिए और साझा किया जाएगा, और तमाम मीडिया चैनलों के साथ भी वो साझा किया जाएगा। प्रेस रिलीज, फेसबुक लाइव का जो प्रेस रिलीज भी जारी करने की परंपरा जो है सकारात्मक भारत आंदोलन महाआंदोलन में शुरू कर दी जाएगी। तो आप लोगों की बातों को प्रेस के माध्यम से भी आपका नाम जो है उसमें जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि मीडिया एकदम सुलभ हो जाएगा आपके लिए। कहीं ना कहीं आपकी बात को हम लोग वायरल करेंगे। यही सकारात्मक भारत आंदोलन है, विचार क्रांति है। इसको आपकी क्रांति है, आप जुड़िए। और वंदे मातरम विजय लक्ष्मी जी हरियाणा से जुड़ी हैं। और देखिए अभी भी कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, और नहीं लिखना, मुझे लगता है कि लिखना चाहिए। 2 लाइन लिखने में आपका प्रेजेंस आ जाता है यहाँ पर। तो विजय लक्ष्मी जी लिखते हैं, किसी से अपने जैसा होने की उम्मीद मत रखिए। बिल्कुल नहीं रखना है, अपने जैसा नहीं, 5 उंगलियों की तरह। ये सभी उंगलियां जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, और जहां काम आवे सुई वहां क्या करे तलवार। तो इस तरह से बच्चे की भी जरूरत है। आरजेएस फैमिली इसीलिए कहा जाता है। और विजय लक्ष्मी जी, फैमिली का मतलब ही होता है बुजुर्ग से लेकर और एक नवजात शिशु तक को फैमिली के अंदर माना जाता है। इसलिए अपने जैसा होने की उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं है। और लेकिन आप जो सकारात्मक कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको आप शेयर कीजिए। अब देखिए यहां पर ये सकारात्मकता यहां पर झलकती है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का लिंक लगातार भेजा जा रहा है। आप सब आरजेएस फैमिली से ढेर सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है। खुद ही सकारात्मक और नकारात्मक की दीवार जो है वहीं पर बनी हुई है। तो आपने अगर उसको कर लिया, क्योंकि ये तो देश के लिए चैनल है, ये तो देश की बातें करता है, ये तो आपकी बातें करता है, तो आप अपनी बातों को सुनने के लिए भी उसको सब्सक्राइब कर लें, तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा वो। तो क्योंकि आप लिखती हैं विजय लक्ष्मी जी की, क्योंकि आप अपने सीधे हाथ में किसी का सीधा हाथ पकड़कर कभी नहीं चल सकते। किसी के साथ चलने के लिए अपने सीधे हाथ में उसका उल्टा हाथ ही पकड़ा जाता है, तभी साथ चला जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छा। कहने का मतलब कि किसी भी समस्या का समाधान हमारे पास है। और पुष्कर बालाजी वंदे मातरम। और देखिए अभी भी फिर हम कह रहे हैं, आप लोग 2 शब्द जरूर लिखिए। अभी भी देख रहे हैं आप लोग, लेकिन आप 2 शब्द नहीं लिख रहे हैं। बताइए उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि नाम तो यहां पर दिख रहा है, कुछ लोगों को मैं जानता भी हूं, लेकिन आपने 2 शब्द नहीं लिखा है। तो हमारा निवेदन है कि आप अपनी प्रेजेंस, क्योंकि आरजेएस तो एक इतिहास बनाने जा रहा है, उस इतिहास में आपका नामो निशान भी नहीं दर्ज होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो प्रेरणा दे रहे हैं, हम तो प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग अपना नाम लिखिए। कमेंट बॉक्स आपके पास है, हमारे पास तो कमेंट बॉक्स भी नहीं है। हम तो आपसे बोल सकते हैं, लेकिन ये 2 शब्द आप लिखिए कि सकारात्मक भारत आंदोलन में आप क्या योगदान देना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में ही लिखिए कि मैं ये कर सकता हूं। आइए, सामने आइए, क्योंकि हम लोग युद्ध स्तर पर काम करने जा रहे हैं। युद्ध स्तर का मतलब आप समझते हैं? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सब कुछ। जी जी, सुमन कुमारी जी लगातार जुड़ती हैं। जय माँ भारती। बिल्कुल, आपको भी जय माँ भारती को नमन हमारी तरफ से भी, नमस्ते में हमारी तरफ से भी। और पीताम्बर मनोज जी, वंदन बड़े भाई को। सर बड़े भाई हम लोग तो एक ही उम्र के हैं। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लिखते हैं, माँ भारती, श्री अरविंदो घोष ने भागवत इच्छा सकारात्मक सोच को ही सत्य की मान्यता दी, स्वयं इस सत्य को अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर मान्यता दी है। सकारात्मक आंदोलन की सफलता, उन्होंने लिखा है, सकारात्मक आंदोलन की सफलता के लिए आरजेएस परिवार का सदस्य सकारात्मक सोच को परमेश्वर की इच्छा मानता हूं, अनुकरण करता हूं। मेरे परिवार के पैतृक परिवार के सदस्य भी अनुकरण करते हैं। ऐसा करने से असफलता भी हमें प्रसन्नता से ही होती है, क्योंकि हम नकारात्मकता से रक्षा मिल जाती है। सकारात्मकता कर्म फल का लाभ तो मुफ्त में मिला, ये सोच बहुत सगुन देता है। इसके लिए मैं आज महात्मा गांधी जी को भी नमस्कार करता हूं, वंदे मातरम करता हूं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लिखते हैं,
अभी भी तमिलनाडु से आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं शेख वहाब साहब, एसोसिएट प्रोफेसर, इस्लामिया कॉलेज तमिलनाडु। जय हिंद शेख साहब, वहाब साहब, शेख वहाब साहब, जय हिंद। और हाँ, अनुरुद्ध महतो जी, वंदे मातरम आपको भी, आपने लिखा है, ये बहुत अच्छी बात है। 2 शब्द 1 शब्द कुछ भी आप लिख सकते हैं। कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अब सप्ताह में 2 दिन आप लोगों से बातचीत की जाएगी, शनिवार और रविवार सायं 7 बजे। और जहां देखने वालों से नम्र निवेदन है कि आप लोग 2 शब्दों का कमेंट जरूर करें। और हाँ, तपलियाल जी को आपने नमस्कार किया है, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, बिल्कुल पहुंच जाएगा। और यहां पर तपलियाल जी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि जब बिहार दौरा हो रहा था 8 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक का, वो बिहार में दौरा था, कई बैठकें हुई थी और गांव-गांव में बैठकें हुई थी और भाषा पर बैठकें हुई थी। मैथिल भाषा में नहीं बैठक हो पाई थी, लेकिन दिल्ली में आकर सपोर्ट किया गया था। मैथिल समाज जो है उनका कार्यक्रम था, तो यहाँ पे सपोर्ट समर्थन किया गया था। और मगही भाषा और भोजपुरी भाषा, इन 2 भाषाओं में बैठक बिहार में उस यात्रा के दरमियान की गई थी। वित्त रहित स्कूल में बैठक की गई थी और यह सवाल उठाया गया था, बल्कि मंत्री से भी सवाल पूछा गया था कि बिहार में वित्त रहित क्यों। और पटना में भी बैठक हुई, मसौड़ी में, और भोजपुर जिला में बैठक हुई। भागलपुर में बैठक नहीं हो पाई, किसी वजह से वहां जाना नहीं हो पाया था, लेकिन वहां से निमंत्रण आया हुआ था। तो अगली जो यात्रा होगी बिहार और झारखंड की यात्रा होगी, और संभवतः पश्चिम बंगाल की होगी। तो आप लोग इंतजार कीजिए, जैसे ही कोरोना काल जो है वो नॉर्मल होता है, तो बिहार की यात्रा पोस्टपोन कर दी गई थी। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने इसको एक्सटेंड कर दिया था कि जैसे कोरोना खत्म होगा यात्रा होगी। तो अब यात्रा की भी आप बताइएगा, उस यात्रा में आप लोग जुड़िएगा, उस स्टेट में है तो बातचीत की जाएगी। और विजय लक्ष्मी जी लिखती हैं कि एक फौजी की जुबानी, जब मुझे पेड़ों से उरियां करके बांधा जाएगा, गर्म आहन से मेरे होठों को दागा जाएगा, जब दहकती आग पर मुझको लिटाया जाएगा, ऐ वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, तेरे नगमे गाऊंगा और आग पर सो जाऊंगा। जो बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। जी 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 तो कमेंट नहीं आया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हम कहते हैं, क्योंकि 1 घंटे का फेसबुक लाइव है और 1 घंटा ऑनवर्ड हो चुका है। और आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं के साथ जो है हम अनुमति लेंगे। और आप जानते हैं कि अगले साल बिल्कुल दस्तक दे रहा है। आज 27 हो गया, 31 के बाद 1 जनवरी, और आप 31 और 1 जनवरी को खूब आनंद मनाइए। और उस आनंद के साथ शनिवार आ रहा है 2 जनवरी 2021। सकारात्मक भारत आंदोलन तो 1 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा, बल्कि 31 की रात से ही उसको शुरू करने की है, कुछ ना कुछ उसकी झलकी दे दी जाएगी। और 1 जनवरी से तमाम देश के लोगों को जोड़ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक महा आंदोलन इसीलिए शुरू किया गया है। नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आज 27 दिसंबर 2020 यानी 2020 का ये अंतिम फेसबुक लाइव है। अब हम लोग मिलेंगे अगले साल 2021 में आरजेएस राम जानकी संस्थान सकारात्मक भारत आंदोलन के साथ। ये अंग्रेजी नववर्ष से शुरू होगा, यानी 1 जनवरी से अंग्रेजी नववर्ष 1 जनवरी 2021 से शुरू होकर भारतीय नववर्ष, हिंदी नववर्ष भी कह सकते हैं, नव संवत्सर, जो कि 13 अप्रैल 2021 को है। तब तक हम लोग धमाल मचाएंगे, कमाल करेंगे, पूरे परिवार के बच्चों तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। सभी लोगों का तो नहीं, जिन लोगों को अच्छा लगता है वो लोग आगे आए और देश में सकारात्मकता बढ़ाने में अपना योगदान दें। जो योगदान दे सकते हैं वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा, आपके परिवार के लिए भी, और देश के लिए तो बहुत ही होगा। तो सकारात्मक भारत महाआंदोलन की सफलता की कामना करते हुए आप सभी जुड़ने वालों के साथ
हम इस 2020 को विदा करते हैं और अगले साल 2021 का स्वागत करते हैं। आप जितने लोग जुड़े हैं, कमेंट करके जाएंगे तो निश्चित रूप से वो चीज और लोगों तक और आपका नाम पहुंचेगा कि आप इस ऐतिहासिक जो 2020 का अंतिम आरजेएस का फेसबुक लाइव शो, उसमें आप सम्मिलित हुए थे। ये रिकॉर्ड जो है वो आप बना के जाएंगे। हाँ, वैभव भारद्वाज जी ने लिखा है जय मां भारती। वैभव भारद्वाज जी ने लिखा जय हिंद। आपको भी जय हिंद वैभव जी, आपने लिखा तो सही। ये लिखना ही एक सकारात्मकता है, क्योंकि आप अपनी प्रेजेंस यहां दिखा रहे हैं। आप जहां आए हैं फेसबुक लाइव शो में, और ये अब ये घोषणा आज हो गई है कि फेसबुक लाइव 2 दिन हुआ करेगा हफ्ते में, शनिवार और रविवार सायं 7 बजे। समय यही रहेगा, सायं 7 बजे, जब तक सर्दियां हैं। गर्मियों में फिर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और अब कमेंट आया है सुमन कुमारी जी का, आरजेएस परिवार को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, अब नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और बीते हुए साल को भी हमें वैसे ही धन्यवाद देना है। लेकिन हम जागरूक हुए, हम कोरोना को लेकर लड़े। ठीक है, कोरोना ने प्राकृतिक तरीके जो भी होते हैं, हम लोगों ने कोशिश की प्रकृति के करीब जाने की। वातावरण भी बहुत अच्छा हो गया, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा होगा। क्या खोया क्या पाया आप जानते हैं। हर वर्ष होता है, तो आप भी जानते हैं, दुखी मैं भी हूँ। कुछ ऐसे साहित्यकार और अलग अलग फील्ड के लोगों को, और जब सैनिक शहीद होते हैं तब भी तकलीफ होती है। किसान आंदोलन को लेकर भी हम लोग मर्माहत हैं, तकलीफ होती है। महीने भर होने को आए और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा किसान जो हैं वो शहीद हो गए। उनको दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग सरकार पे दबाव बनाएं कि सरकार जल्द से जल्द समझौता करे, जल्द से जल्द जो है किसानों को संतुष्ट करके उनके घर वापस भेजे। वो लोग घर द्वार छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। तरह तरह के आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन सरकार की यह दूरदर्शिता मानी जाएगी कि आंदोलन जल्द से जल्द इसके एडवोकेसी कीजिए आप लोग, कि जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। वो अपने भाई बहन हैं, अन्नदाता का दर्जा उनको प्राप्त है और उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम लोग अगर तकलीफ देते हैं तो हम लोगों को भी तकलीफ होती है। जब रोटी का टुकड़ा हम लोगों के मुंह में जाता है, एक निवाला कैसे पैदा होता है, कितनी मेहनत से पैदा करते हैं। तो हमें बहुत ही संवेदनशील होकर इन चीज़ों को, सरकार को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि सरकार सुनो सरकार, जल्दी सुनो। और ये सर्दी भयंकर, दिल्ली में आप जानते ही हैं सर्दियां बढ़ रही हैं, क्या स्थिति हो जाती है। इसलिए हम लोग इन बातों को करेंगे। पुष्कर बालाजी ने लिखा है नववर्ष। पुष्कर बालाजी बता दें, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की भेंट करता है। और वैभव भारद्वाज जी लिखते हैं वंदे मातरम। तो नववर्ष का स्वागत कीजिए और बीते हुए साल को नमन करते हुए, बीते हुए साल की यादों को अपने साथ संजो कर रखिए। यादों को भुलाइए मत। 2020 ने हम लोगों को जिस तरह से एक ऑनलाइन मौका दिया, हम लोगों ने 1 दर्जन से ज्यादा जो है वो राष्ट्रीय वेबिनार किया। हाँ, वेबिनार के बारे में भी चर्चा कर दें। ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, 2 दिन का होगा। उसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे? सभी भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें बोलने का जो मौका दिया जाएगा, जो लोग शेड्यूल्ड होंगे, जो लोग इंटरेस्ट जताएंगे। ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, ये सकारात्मक भारत महाआंदोलन का होगा, 2 दिन का होगा। उसमें वक्ता जो है वो आपको आकर बताएंगे, और वहां पर सुनने के बाद आपको अगले दिन भी उपस्थित होना है, और उसमें आपको बताना है कि आपने क्या चीज सीखा उसमें। तो आपको भी वो 5 मिनट का समय होगा जिसमें आपको उन बातों को बताना है कि आपने क्या सोचा समझा, और फिर अगली अपनी प्लानिंग बतानी है कि आप ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, आप ही ट्रेनर्स होंगे। आप ही प्रशिक्षण लेने के बाद आपको ही अपने लोगों से बातचीत करनी है और ग्रुप में भेजना है कि क्या आप सकारात्मकता के लिए कर रहे हैं, क्या आप सोचते हैं। तो आपकी सोच को मुखरित किया जाएगा, यहां पे साझा किया जाएगा आपकी सोच को।
तो जो लोग इंटरेस्ट लेंगे वो आइए। इसलिए हमें बीते हुए साल को याद रखना है, वो हमारी मधुर स्मृतियां हैं, वो हमारी झरोखा है। जब भी हम धुंधली सी याद जो है वो भी कभी कभी याद कर लिया करेंगे कि 2020 आया था और कैसे हम लोग घरों में कैद हो गए थे और कैसे जो है ढेर सारी चीज़ें देखते थे ऑनलाइन और ढेर सारी चीज़ें साझा करते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई थी ऑनलाइन, जो सोच नहीं सकता था आदमी, लेकिन बच्चों ने अपनी कोशिश की, अपनी मेहनत की और ऑनलाइन को बारे में समझा, कंप्यूटर को भी समझा, बहुत सारी चीज़ें कोडिंग वगैरह के बारे में भी बच्चों ने जानकारी इकट्ठा की। तो फ्रेंडली होते जा रहे हैं। अब जो सूचना क्रांति का असली जो दौर चला है वो कोरोना में ही चला है और आने वाले साल का स्वागत कीजिए। कोरोना निश्चित रूप से ख़त्म करने की हम लोग आशा करें कि जल्दी ख़त्म हो जाए। वैक्सीन भी आ रहा है, वैक्सीन पर भी हम लोग आप जानकारी लेते रहिए कि वैक्सीन का क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो जानकारी अच्छी रहे, संतोष हो। लेकिन कोरोना खत्म हो हम लोगों का ऑनलाइन जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, उसको हम लोग एक्टिव करने जा रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से ही होगा। तमाम देश भर में पड़े हुए विद्वानों लोगों का, और आपको मीडिया की ज़रूरत नहीं होगी। जितने भी लोग अपने आरजेएस फैमिली में हैं, आप लोग आगे आइए, आपको मीडिया की दिक्कत नहीं होगी। हम लोग 2 दिन की फेसबुक लाइव करेंगे, प्रेस रिलीज भी जारी होगा। तो आपकी चीज़ों को, जैसे अभिप्सा जो पटना में संस्था है वो काम कर रही है बच्चों के लिए, तो उसके बारे में आज जैसे जिक्र किया गया, उसी तरह से आपकी बातों का भी हम लोग जिक्र करेंगे, उसको तमाम अखबारों के अंदर भी उसको भेजेंगे। अब नए वर्ष का स्वागत कीजिए, धूम धड़ाके से कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम के साथ कीजिए, अपने और अपनों के लिए कीजिए। खूब खुशी और उत्साह के साथ एनर्जी अपने अंदर लाइए। एक वीडियो हम साझा कर देते हैं आप लोगों के लिए। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो। जहां तो आरजेएस फैमिली को बधाइयां, ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी शुभकामनाएं आरजेएस फैमिली में। जो बच्चे हैं, बड़े हैं, युवा हैं और बुजुर्ग हैं, भाई बहन, सारे आरजेएस में यही रिश्ता है भाई बहन का। तो जय हिंद, जय भारत करते हुए अब आप लोगों से हम विदा लेते हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, देखिए अभी भी हम कह रहे हैं कि आप लोग 2 शब्द लिख दीजिए। एक कटसी होता है जिससे कि ये आपकी प्रेजेंस यहाँ पे बन जाए और लोग आपको देख लें, क्योंकि ये ग्रुप में आरजेएस के 19 ग्रुपों में ये रिकॉर्डिंग जो है साझा होने जा रही है। वहाँ पर आपका नाम नहीं आएगा, इसलिए कमेंट करना, कमेंट बॉक्स ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कौन कौन लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग कमेंट जब तक नहीं करेंगे, 2 शब्द नहीं लिखेंगे, मैं 10 सेकंड देता हूँ ताकि आप लोग लिख लें और उसके बाद जय हिंद, जय भारत करके हम नए साल का स्वागत करेंगे। बीते हुए साल का धन्यवाद भी करेंगे। उन यादों को हम लोग समेटे रहेंगे। बहुत कुछ सिखाया बीते साल ने, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। समाधान की तरफ हम लोग आगे बढ़ें, समस्याएं से समाधान की तरफ। और 2021 का स्वागत धुएंधार तरीके से करेंगे हम लोग। 1 जनवरी को ढेर सारी चीज़ें जो है आप लोगों को साझा की जाएंगी। ग्रुप में आप एक्टिव रहिएगा। 1 जनवरी 2021 से लेकर अंग्रेजी नववर्ष से लेकर भारतीय नववर्ष, नव संवत्सर 13 अप्रैल 2021 जबरदस्त काम होने जा रहा है। तो जय हिंद, जय भारत, एक मुस्कान के साथ। अगला आप जानते हैं साप्ताहिक 2 दिन हुआ करेगा, शनिवार और रविवार सायं 7 बजे। तो शनिवार और रविवार सायं 7 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी, कुछ बातें होंगी, कुछ समस्याओं का समाधान भी होगा और जन सरोकार के मुद्दे पर आप सबों से हम लोग मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।